अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और जनाब हमारी तरफ से आज का दिन, जुम्मे का दिन, बहुत बहुत आप सब लोगों को मुबारक हो। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, कुछ वक्त के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि वक्त की कदर करो क्योंकि गुज़रा वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता है। हम में से अक्सर लोग ना वक्त की अहमियत को समझते नहीं हैं या हमें उसका शायद अंदाज़ा ही नहीं होता है। यही वजह है कि हम अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, कभी कहीं फजूल बेमकसद बैठकर तो कहीं अपने मोबाइल पर बेमकसद वक्त गुजार कर। ताहम दुनिया में ऐसे भी अफराद मौजूद हैं जो दिन भर के 24 घंटों को ना 30 घंटे समझकर अपनी रोज़मर्रा की तमाम कारोबारी मामलात हो, दफ्तरी मामलात हो, घरेलू और दीगर कामों को ना सिर्फ बड़े आसान तरीके से मुकम्मल करते हैं बल्कि उन कामों को अंजाम देने में उन्हें कोई परेशानी भी नहीं आती है। अब दरअसल ये सब कमाल ना टाइम मैनेजमेंट का है। जिन लोगों को ये हुनर आ जाता है ना कि उन्हें वक्त की कमी की कभी शिकायत नहीं होती है। अब टाइम मैनेजमेंट है क्या? दरअसल वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ना तो वक्त को रोक सकते हैं और ना ही गुज़रे हुए वक्त को वापस ला सकते हैं। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए हम अपने आप को एक मुनज़्ज़म ज़रूर कर सकते हैं कि जिससे हम अपने मौजूदा वक्त का एक बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। अगले दिन की प्लानिंग आज ही कर लेनी चाहिए हमें। इसके लिए चंद बुनियादी काम है जिनकी ज़रूरत होती है, जिससे आप आसानी से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि आज का काम कभी कल पर ना छोड़ें। बहस में और बेमकसद की तकरार से बचें। वक्त पर सोएं और वक्त पर जागने की कोशिश करें। मोबाइल को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और अपनी उसको लत ना बनाएं, हैबिट ना बनाएं और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में रखें। ये चंद चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं और आपके टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर करती हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है और हमें समझ नहीं आती है, हमारे बहुत सारे काम रह जाते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये टिप्स थी। जिनको समझ नहीं आती कि उनका टाइम जाता कहाँ पर है और उनके काम भी मुकम्मल नहीं हो पाते हैं, तो उनको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, उनको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वीकली कहले के बेसिस पे आपने सर अंजाम देना है और उनको कितना वक्त देना है। तो ये आपको आना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। और जनाब पाकिस्तान में हर साल के निस्बत ना जो गर्मी का मौसम है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अब ऐसे गर्म मौसम में पानी और मशरूबात का इस्तेमाल हमारा बढ़ जाता है। मौसम गर्मा में आपको पता है लीमू पानी, सिकंजबीन, फालसे या गन्ने का जूस और इवन दो के तुख्म मलंगा से बनाए जाने वाली जो मशरूबात है ना वो गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। अब तपती हुई गर्मी में एक सेहतमंद इंसान तो मुख्तलिफ ठंडे मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करके कुछ हद तक गर्मी पर काबू पा सकता है, लेकिन मसला आता है डायबिटीज़ वाले लोगों को। ऐसे मरीज़ मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से डरते हैं, लेकिन आज हम अपने शो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं चंद ऐसे मशरूबात जो कि शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो मशरूबात कौन से होंगे, किस तरह उनका इंटेक करना है जिससे आपकी जो बीमारी है वो बढ़ेगी नहीं, आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और आप इस गर्मी से बच भी सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए आज का शो है और आपकी कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब जैसे मैंने बात की कि इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग तो अपना एहतमाम कर ही लेते हैं, ठंडे मशरूबात भी पी रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग खा पी रहे होते हैं, लेकिन जो शुगर के मसले में मुब्तला लोग हैं ना उनके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतना ज़रूरी हो जाता है। वो क्या पी सकते हैं, किस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि उनकी शुगर भी ना बढ़े? रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की
कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ख़ास करम है। अल्लाह ताला की दो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी अता की हैं, जिसमें एक वक़्त और एक सेहत है। और सेहत के हवाले से ये प्रोग्राम है, और सेहत के हवाले से जहाँ पे हम बात करते हैं आम इंसान की, तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होता है, शुगर पेशेंट होता है, तो उसके लिए आज ये ख़ास प्रोग्राम है। और सेहत के हवाले से अगर इंसान फ़िट ना हो तो वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। ख़ुसूसन अगर उसने नमाज़ भी पढ़नी है तो उसके लिए भी फ़िटनेस का होना ज़रूरी है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मुझे कवी मोमिन पसंद है, तो इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सेहत के हवाले से जैसा आपने कहा, जो शुगर पेशेंट हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो गर्मी से बच सकते हैं। उसमें अर्के गुलाब बेहतरीन चीज़ है, वो आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मिक्स करके भी दिखाएंगे। जी, हम चाहते हैं कि फिर आप उस साइड पे चले और हमें बनाकर भी दिखाएं कि किस तरह जो है ना वो आप ख़ासतौर पर जो शुगर के पेशेंट इस वक्त हमें देख रहे होंगे, हकीम साहब आप चले वहाँ पे, तो वो उनके लिए ये आज का सेगमेंट है ख़ास करके कि जनाब उन्होंने घर पे रह के किस तरह के वो मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराना नहीं है आपने, और अच्छे तरीके से सुन लेना है, बेशक आप नोट डाउन भी कर लें ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो रह ना जाए। तो बताइए हकीम साहब जी, आजकल जो शुगर पेशेंट है उन्हें चाहिए कि जब भी सफ़र के लिए निकलें, एक तो चाहिए कि पहले वो थोड़ा सा पानी पी के घर से फिर निकलें। उसके बाद पानी जो पीना है साथ लेके जाना है, उसमें ये देखें या सादा पानी की एक बोतल लें, उसमें थोड़ा सा ये अर्के गुलाब शामिल कर लें। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इससे जो इंसान के अंदर गर्मी हरारत बढ़ी हुई होती है वो कम हो जाती है। और ख़ुसूसन ऐसे अफराद जिनको चेहरा पीला, आंखें पीली, और उसके बाद यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने की वजह से पेशाब में जलन आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे अफराद जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। और ये शुगर पेशेंट के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा इशू हो, दर्जा हरारत ज़्यादा है और नकाहत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और दिल की धड़कन भी तेज़ है, घबराहट भी है, बेचैनी भी है, तो इसमें आप थोड़ा सा ये अर्के कासनी भी शामिल कर सकते हैं। और अर्के कासनी ऐसी चीज़ है, इसको जिगर का डॉक्टर भी कहा जाता है। यानी कि लीवर के लिए इससे अच्छा अर्क कोई नहीं है कि अगर हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ये देखें, ये आपका सादा सा ड्रिंक बन गया। मतलब एक आपने पानी की सादी बोतल लेनी है और उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डालना है और अर्के कासनी डालना है, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। आप आम रूटीन में ये इसे मिक्स करके एक एक घूंट, जब भी प्यास लगे आप एक एक घूंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हर कोई कर सकता है, मतलब सिर्फ शुगर के पेशेंट या बाकी लोग भी कर सकते हैं? हर इंसान कर सकता है, हर तरह का पेशेंट कर सकता है, लेकिन शुगर के लिए ज्यादा अच्छा, इसलिए ये ज्यादा मुफीद है। तो ये उनको फायदा क्या पहुंचाएगा ये वाला पानी? ये दिल की धड़कन अगर उनकी तेज हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, उसकी वजह से भूख भी कम हो चुकी है और यूरिन जो है वो जल कर आना शुरू हो गया, भूख की कमी होने की वजह से नकाहत होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और ऐसे पेशेंट अगर उनकी शुगर हाई रहती है गर्मी की वजह से, तो वो भी शुगर भी नॉर्मल पे आएगी और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल पे रहेगा। ठीक है, और ये रोजाना की बुनियाद पर पी सकते हैं, इसको कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है इस मौसम में। ठीक है जी, ये आप लोग पी सकते हैं। एक आपका ये घर का हो गया, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जी शुगर पेशेंट जो है उसके लिए हमारे जो आबाओ अजदाद से एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा चलता आ रहा है। आपने सुना होगा कि हर घर में सरदाई बनती होती थी। ठीक है, सरदाई बचपन में बड़ी पिया हमने सरदाई, और सरदाई आम लोगों के लिए भी बड़ी जबरदस्त है। और शुगर पेशेंट जो है सिर्फ इसमें चीनी ना इस्तेमाल करें, बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि बादाम ले लें थोड़े से, रात को इसे भिगो दिया जाए, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी ये खशखाश ले ली जाए, ठीक है, यानी कि अगर 7 दाने बादाम के हैं या 11 हैं तो 1 चम्मच बड़ा वाला खशखाश का भिगो दें आप रात को। उसके बाद इसमें ये 4 मगज़, इसमें पंपिंग सीड भी हैं, दूसरे भी सीड्स हैं, इसको थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए, ½ टीस्पून तकरीबन। उसके बाद थोड़ी सी ये सौंफ लेनी है, ये नज़र के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद 2-3 काली मिर्च डाल लें, ठीक है, और इसको सुबह के टाइम आपने क्या करना है, पहले तो कुंडी डंडा होता था, बड़ा बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन आजकल चूंकि वक्त की कमी की वजह से डिजिटल दौर आ गया, तो आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद मलमल का कपड़ा लें और उसके अंदर इसको भून लें, पानी डालते जाएं और ये आपकी सरदाई तैयार है। और ये सरदाई अगर सुबह आप पी के निकलें तो पूरा दिन इंशाल्लाह आपके अंदर एसी चलता रहेगा और आप बड़े सुकून से रहेंगे। ठीक है, तो ये बेहतरीन नुस्खा है। और ये शुगर के पेशेंट भी, शुगर पेशेंट के लिए बेहतर खास करके, लेकिन आम इंसान भी हमें चाहिए कि तकरीबन हर घर में ये आजकल बनना चाहिए। ठीक है जी, ये सरदाई का हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा जी
ये बड़ी मशहूर और मारूफ चीज़ है और ये आजकल बाज़ारों में बहुत बिकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप घर में बनाएंगे तो वो हाइजीनिक तरीके से, आप हाइजीन हर चीज़ साफ़ सुथरी अच्छे तरीके से लेंगे। इसमें आप इमली आलू बुखारा, ये जो है ये आलू बुखारा है, आलू बुखारा आप 3 से 5 पीस ले लें, रात को भिगो दें इसको, और उसके बाद ये इमली लें, ये भी इससे थोड़ी सी कम मिकदार में ये भिगो दें, और उसके बाद ये है ज़रिश्क, ये अक्सर लोगों को नहीं, हाँ ज़रिश्क, ये छोटे छोटे दाने, ये अक्सर केक के ऊपर लगे होती हैं या बन वगैरह में बेकरी आइटम में डलते हैं। ये मेवा भी जिसको कहते हैं, ये मेवा नहीं है, मेवा और चीज़ है, ये ज़रिश्क है, और ये बड़ी मज़ेदार होती है और लिवर के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, ख़ुसूसन लिवर फैटी हो, जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी हो, या जिगर के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा हो, SGOT SGPT बड़े हों, बिलू रिबन बड़ा हो, लिवर का भी प्रॉब्लम है जिसको, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसमें करना क्या है, आपने ये सारी चीज़ें आपने रात को भिगो दी, सुबह उठ के आपने इसको मसल लेना है, 2 का आलू बुखारा इसमें से आप साइड पे कर दें, बाकी सारा इसको मसल के पुन के बाद में उसमें ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें, और ये 2 जो आलू बुखारे आपने निकाले हैं वो उसमें डाल के चम्मच के साथ वो खाएं और साथ ये पिएं। आप भूल जाएंगे बाज़ार के शरबतों को इंशाल्लाह। तो ये बेहतरीन, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा सबसे पहला, ऐसे बच्चे या बड़े जो लोग सुबह निकलते हैं भूख नहीं लगती, नाश्ता नहीं करते, गर्मी में तो खास तौर पर नहीं लग रही होती और है, बच्चे तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ऐसे अफराद जिनको भूख नहीं लगती, या उसके अलावा जिगर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिलू रिबन बढ़ा हुआ है, SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, या गर्मी की वजह से सर दर्द या चक्कर आती है, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट बहुत ज्यादा हो जाना, बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाना, जैसे आजकल आप देख रहे हैं गर्मी की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं, तो ये अगर आप सुबह घर से पी के निकल आए तो ये बेहतरीन चीज है। दोबारा से बता दें, ये इसका कितनी क्वांटिटी चाहिए? ये तकरीबन 5 दाने इसके ले लें, और उसके बाद इतनी ही इमली ले लें, ठीक है, और तकरीबन 7 से 9 दाने इसके ले लें, थोड़े से ज्यादा भी हो जाए। कहाँ से हमें मिलेगी? किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी अच्छे पंसार से मिल जाएगी, पंसार से मिल जाएगी। ये बड़ी बेहतरीन चीज है। और शुगर के लिए और आम लोगों के लिए आपने ये बड़ी मशहूर चीज सुनी होगी, सत्तू। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बचपन में हमने पिया भी बहुत है, अभी भी पीते हैं हम लोग, हमारे घरों में आता है, बिल्कुल ऐसे शक्कर साथ, बिल्कुल सत्तू का नाम और साथ शक्कर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर तो शुगर पेशेंट है तो वो 1 गिलास पानी ले, उसमें 1 चम्मच ये डाल के पी लेना, तो फौरी तौर पे एनर्जी बहाल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आप 1 चम्मच इसका लें और 1 ही शक्कर का लें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप देख रहे हैं कि मीठा कम है, इसको बढ़ाना चाहते हैं, 2-2 चम्मच कर लें। बड़ा आसान है बनाना, आप कोई भी सिंपल गिलास लें ठंडे पानी का, मिक्स करें अच्छी तरह और पीना शुरू कर दें। ये आजकल गर्मियों के लिए जब भी आप जाएं, घर जाएं तो ये जरूर पिएं, या सुबह नाश्ते में ये पी के, ठीक है। मतलब शुगर पेशेंट वाले खाली सत्तू जो है ना वो पानी में मिक्स करके पी ले, वो शक्कर का इस्तेमाल ना करें। एक इसमें काम करना है कि ज्यादा ठंडे मशरूबात, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम गर्मी से जाते हैं घर और फौरन ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात पीती हैं या नहाना शुरू कर देती हैं, या बाहर रेडी के ऊपर फुल गर्मी में जाते ही फुल ठंडा। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट है, ये गर्मियों के मौसम में अक्सर औक़ात फालिज या दिल का अटैक सिर्फ इसी वजह से हो जाता है कि हम फुल गर्मी में फौरी तौर पे जाके ठंडा जब मशरूब पिएंगे तो हमारी जो वेनें हैं वो सुकेड़ में आ जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, जिसकी वजह से फालिज और दिल के अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एक तो जब भी आपने पीना हो जाके घर थोड़ी देर रेस्ट करें, नहाना भी है तो थोड़ी देर रेस्ट करके, अगर आपने मशरूब भी पीना है तो थोड़ी देर रेस्ट करें या सादा पानी पहले पिएं, उसके बाद कोई मशरूब पिएं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रही होंगी आपके आगे ये ना पुदीना पड़ा हुआ है, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ना ये बनाएंगे घर में, इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। जैसे वो लेमन मार्गरेटा वो लोग पीते हैं, उसमें आप मिंट मार्गरेटा उसमें आप कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट बढ़े हैं, आप कोल्ड ड्रिंक ना डालें। कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आप ये बना के पिए, इंशाल्लाह उसको आप भूल जाएंगे। ये आपने पुदीना थोड़ा सा ले लेना है, पुदीना थोड़ा सा लेके उसके साथ आपने ये गुड़ ले लेना छोटे पीस, ये दोनों लेके आप ना फिर पानी ले लें अच्छा साफ सुथरा, जितना आप बनाना चाहते हैं, फिल्टर वाला पानी, अच्छा साफ सुथरा पानी हो, इसको आप ब्लेंड कर लें। अब आपने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद उसमें आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ें और ये आपका इतना टेस्टी शरबत तैयार होगा कि आपके अंदर वो एसी लग जाएगा। पी के देखें, फिर आप कमेंट में बताएंगे वाकई फौरी तौर पे रिजल्ट महसूस हुआ आपको। और ये बेहतरीन चीज़ है आजकल के मौसम में, और इसकी वजह से अगर ऐसे अफराद जिनको पित्त बहुत ज़्यादा निकलती है, गर्मी दाने या एलर्जी हो जाती है, तो वो भी उसका भी इलाज बेहतरीन है। और इसी का ही एक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, ये पुदीना इस फॉर्म में है,
अब इसके ना सत जो होता है उसको मेंथोल भी कहते हैं, पेपरमिंट भी कहते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल होती हैं। ओके। और वो पित्त का बड़ा जबरदस्त इलाज है। अक्सर ये आगे मौसम आ रहा है, लोगों को ना पित्त निकलेगी, तो पित्त के लिए, पित्त के लिए आपने क्या करना है, 7 पुदीना, मेंथोल आपने 10 ग्राम लेना है, उसको आपने बिल्कुल पाउडर कर लेना है, बारीक बारीक पाउडर करके। कोई भी घर में पाउडर लें, आम हल्का वाला, ज्यादा महंगा ना लें, उसके अंदर आप शामिल करें, मिक्स करके, तो वो पाउडर आप लगाएंगे, फौरी तौर पे ऐसा महसूस होगा जैसे आप एसी में बैठ गए। जैसे हम लोग बचपन में प्रिकली हीट पाउडर लगाया करते थे गर्मी से बचने के लिए। और ये ऐसा है कि घर में तैयार करें, घर में, और सस्ता सा नुस्खा, घर में तैयार करें, और रिजल्ट इतना अच्छा है कि आप प्रिकली हीट को भूल जाएंगे। यानी इतना जबरदस्त रिजल्ट है इसका। तो आज हमने कोशिश की है कि इस गर्मी के तोड़ आपको बता सके कि आप घर पे रह के किस तरह की, खासतौर पर जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये खास सेगमेंट था कि हम लोग तो चले फिर भी इस गर्मी से कोप अप कर लेते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए होता है कि बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं उनके पास। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें उनको बता दी हैं कि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे रह के। तो हमारे साथ हकीम साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हकीम साहब कि आप आए और ये सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। जनाब मज़ीद कुछ इस मौसम के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि इस मौसम से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जैसे हमने मशरूबात का इस्तेमाल आपको बताया है कि किस तरह कर सकते हैं वो लोग जिनको शुगर का मसला है। अब हमने वो चीज़ें आपको बतानी है। एलोवेरा एक ऐसा कह लें कि पौधा है या एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हर बीमारी के लिए काम आ सकता है। आपके सर से लेके आपके जो पैर का नाखून है ना, उस तक भी आपका काम आ सकता है अगर आपको उसका इस्तेमाल करना आता हो अच्छे तरीके से। बहुत से लोग हैं वो एलोवेरा को एज अ हेयर मास्क लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, खाते भी हैं। तो आज हमने ऐसा आपको ड्रिंक बताना है एलोवेरा से बना हुआ कि जो आप जब पिएंगे तो आपको इस गर्मी से बचा जा सकता है। और वो कौन लोग पी सकते हैं, किस तरह वो बनता है, कैसे पीना है आपने, वो अब हम आपको बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए हाशिम अली खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि हर्बल एक्सपर्ट हैं, और वो आज हमारे लिए एलोवेरा से क्या चीज़ें लेकर आए हैं जो कि हम बना सकते हैं। तो आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। हाशिम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाशिम साहब क्या लेकर आए हैं आज एलोवेरा से रिलेटेड चीज़ें? मैं इस वेदर के रेफरेंस में, इस वेदर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस वक्त डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग क्योंकि ना तो हमें साफ़ पीने का पानी मिलता है, अगर मिलता है तो वो हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी करके पीते हैं, क्योंकि किसी सूरत भी हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होता। तो हम ये समझते हैं कि बेसिकली जो आपकी हाइड्रेशन है उसमें जितनी भी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आपके बहुत सारे एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल्स बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, और वीकनेस, लेथार्जी, फटीग, एक्सरसाइज टॉलरेंस, एंड स्पेशली जैसे आपने फरमाया बहुत से लोग जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, लिवर के इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बड़ा इश्यूज़ हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो वो सारा होता ही डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो एलोवेरा इज़ द ओनली स्पीशी अक्रॉस द वर्ल्ड, it is scientifically proven that when you will use it, it will fulfill the need of your body, and it will hydrate according to the scientific standard. ठीक है। So this is. तो आज क्या लेकर आए हैं आप? कोई ड्रिंक लेके आए हैं आज? जी, मैं ड्रिंक की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ड्रिंक जो है उसको बनाना सबसे अहम बात है। क्योंकि ड्रिंक आप अक्सर सुनते हैं घरों में जगह जगह एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं, और बीबियां जिस तरह आपने कहा को स्किन पे लगा रहे हैं, कोई बालों पे लगा रहे हैं। एलोवेरा इज नॉट लाइक दैट। एलोवेरा को अगर हम साइंटिफिकली लें तो फिर तो हम इसके फ्रिंज बेनिफिट्स से आउटपुट ले सकते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हमें चाहिए इसके लिए अपडेट होने के लिए। लाइकवाइज के एलोवेरा के बारे में जो स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड, वो ये कि एलोवेरा का जो प्लांट है इसकी एज मिनिमम 5 इयर्स होनी चाहिए बिफोर यूज़। सेकेंडली, आप इसको जब प्रोसेस करें, अगर आपने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कट किया तो विद इन हाफ एन आवर आपने इसको प्रोसेस करना है। ठीक है। और जब आपने इसको प्रोसेस करना है, ठीक है, तो नॉट ओनली द पल्प विच इज़ रिक्वायर्ड, बहुत से ऐसे न्यूट्रिशन है जो इसके लीफ में है, उसका भी कुछ परसेंटेज आपने ऐड करके इसको तैयार करना होता है। और इसकी स्पेसिफिक डोज होती है कि आपने इसके 50 ml ट्वाइस अ डे, हाफ एन आवर बिफोर मील, खाली पेट लेना होता है, दिन में 2 मरतबा 50 ml।
ठीक है। ये एडल्ट्स के लिए है, और जो यंगर चिल्ड्रंस हैं वो 10 to 15 ml ट्वाइस अ डे, हाफ एन आवर बिफोर मील, ठीक है। ट्वाइस अ डे। नहीं तो ये आप लेके भी आए हैं कुछ? जी 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 साथ बना के दिखाएंगे जी आप? जी, ये बना के भी दिखाया जा सकता है, मैं बना बनाया प्रिपेयर्ड भी करके लाया हूँ। अच्छा, प्रिपेयर भी करके लेकर आए हैं। जी जी, ठीक है। उसको हम आपको दिखा सकते हैं कि दिस इज द रियल साइंटिफिक फॉर्म ऑफ एलोवेरा जूस एज वेल, ओके, एक्सट्रैक्ट एज वेल। ये एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो जी, ये जी। इसको पानी में डालें और पी लें? इट्स रेडी टू यूज। ओके। इसमें तो पानी की ज़रूरत ही नहीं ठीक है, है। अल्टीमेट इसमें वाटर होता है। जैसे कि बॉडी को 80% प्लस वाटर है, इसी तरह एलोवेरा के प्लांट में वाटर है। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि क्योंकि वाटर है और उस अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स है, तो ये बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है। ठीक है, मतलब इसको पानी में डाइल्यूट कुछ करने it's की ready जरूरत to नहीं है। use। ठीक है। और इसका शेड्यूल ये है कि इसमें कोई फ्लेवर, कोई कलर एडेड नहीं है, ओके, और कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। ठीक है। और जब भी आपने इसको ओपन करना है तो विद इन 10 डेज आपने इसको यूज कर लेना है। ओह, ओके, ठीक ठीक है। है। और अगर पड़ा रहेगा तो ये फिर यूजलेस है, वो इसमें फंगस आ जाएगी या कुछ। ठीक है। लेकिन क्या जो लोग घर में जिनकी फ्रेश एलोवेरा होगी, क्या वो लोग भी उसका यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स, और जो आप बता रहे हैं? देखें, वो अगर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका लीफ है, हाँ जी। जैसे हम प्रोसेस में बता रहे जी। हैं, जब आप इसको कट कर लेंगे यहाँ से, आप इसका पल्प नहीं, ये पत्ता बच जाएगा। ये पत्ता जो होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अपना, इसके अपना इसके एडेड होना पड़ता है ठीक है, इसको, एक ठीक है। स्पेसिफिक परसेंटेज है। तो बेहतर तो यही रिकमेंडेड है कि जो साइंटिफिकली प्रीपेयर्ड ऑलरेडी ये अवेलेबल है, तो ये आप किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन पी सकता है ये? हाँ, इसको तो ये इसका यही स्टिग्मा कि ये इतनी वैरायटी ऑफ पीपल कैन यूज ऑफ एलोवेरा बिकॉज इट वर्क्स in concomitant disorders. If a person is suffering from gastrointestinal diseases, if a person is suffering diabetes, liver disorders, urogenital disorder, it helps in all cases. तो इसलिए इसको दुनिया में जो कहा जा रहा है कि ये तो अमृत धारा है। अच्छा, हाँ जी, और आपकी तमाम बॉडी की तो रिक्वायरमेंट्स ये जो आजकल हार्मोन्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ हुआ है खवातीन में, तो क्या उसके लिए भी ये अच्छा है? वो भी यूज कर सकते हैं? इट्स अ मिरेकल फॉर दोज पीपल। अच्छा, हार्मोनल प्रॉब्लम भी इससे हो सकते जी हैं? जी जी, बिल्कुल। इससे ये वन ऑफ द बेस्ट हार्मोन्स का इशू रिजॉल्व करेगा, बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स इट वर्क्स लाइक ख़ास तौर पे यंग जनरेशन जो कि डाइट जिनकी ठीक नहीं है, वो अपना ये फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रायलर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें ये मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम द हार्मोनल डिसऑर्डर्स। इसमें वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप ओल्ड एज फीमेल्स में जो मीनोपॉज हो जाती हैं, उनमें भी स्पेशली ऑस्टियोप्रोसेस हो जाता है, तो उसमें भी इसका मिरेकल रिजल्ट है, सपोर्टिव रोल है इसका बहुत। और इसको सुबह खाने से पहले लेना है? खाना वन टाइम? आप अगर चाहें तो वन टाइम 100 ml ले लें, लेकिन अगर चाहें तो डिवाइडेड डोज 50 ml सुबह ले लें, 50 ml, ठीक है, और 50 ml शाम को एम्प्टी स्टमक लेना। अच्छा, एम्प्टी स्टमक लेना। और इसकी डोजेस जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिकमेंडेड जो डोज है, वो एक दिन में आप 150 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। आप दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एम्प्टी स्टमक ही लेना है, ये खाने के बाद नहीं जी, खाना? जी। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसका टेस्ट कड़वा होता है या टेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो वो हम कैसे खा सकते हैं? तो उनके लिए क्या है? अब जैसे बच्चों को अगर दें तो उनको टेस्ट नहीं लगता है ना, वो टेस्ट बर्ड ज़रा उनके होते हैं, तो उनको ज़रा हमें बहला फुसला के चीज़ें खिलानी पड़ती हैं, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है? यस, वेरी गुड। आपका जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि इसको आप हाईलाइट करें। जी जी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव। बिकॉज आप देखें, जब तक हम फ्लेवर से, कलर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिनल फ्लेवर में लेंगे, ठीक है, उसमें हम ये कह सकते हैं इसको प्लेजेंट बना, वैसे तो प्लेजेंट होता है क्योंकि प्रोसेस है, अगर हमने इसको और प्लेजेंट बनाना है तो हम इसको लेमन ऐड कर सकते हैं, कोई भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं चीज़।
ठीक है। पीने के लिए प्लेजेंट करें, बच्चों को बनाना ऐड कर दें, ओके। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दें, लेकिन हो नेचुरल। अच्छा, अब जैसे बच्चों को दूध दे रहे होते हैं तो दूध क्या में उसमें मिला yes, के दे सकते हैं yes, हम? यस। ठीक है, मतलब बहुत डिफरेंट फॉर्म हो सकती है ना इसकी, आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़े पी सकते हैं, यंगस्टर्स पी सकते जी। हैं, मेल फीमेल दोनों पी सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसका हल है इसके अंदर। जी, तो ये आपको चाहिए तो आप किसी भी स्टोर से ले जी सकते बिल्कुल, हैं। ठीक यहाँ है पे जी। जो बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे वहाँ से available- भी आपको ये मिल सकता जी, है। तो बिल्कुल। हाशिम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हर्बल एक्सपर्ट हैं। वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है हाशिम साहब, वरना हम इसके ऊपर दोबारा और ज़्यादा बात करते, और इंशाल्लाह दोबारा से इसके ऊपर सेगमेंट रखेंगे। बहुत शुक्रिया हाशिम साहब कि Thank आप you आए so और much. इसके ऊपर बात की है। हम बात कर रहे थे एलोवेरा के हवाले से कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल के मसरूफ़ दौर में ना हम सारे जो जिस्मानी तौर पर कम और ज़हनी तौर पर ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। दफ्तर में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, मोबाइल पर देर तक झुके रहना, यहाँ पर लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठने से ना जिस्म का जो ऊपरी हिस्सा है ना उस पर शदीद दबाव पड़ता है और उस औकात में दर्द का वो बाइस भी बनते हैं। अब यही वक्त के साथ एक संगीन मसला भी बन जाता है जिसे हम सर्वाइकल पेन कहते हैं। अक्सर लोग जब गर्दन में खिंचाव या कंधों में दर्द महसूस करते हैं ना तो उसी वक्त थकन या नींद की कमी समझ करना उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब ये दर्द मुस्तकिल होने लगता है, ज़रा सी हरकत पर भी गर्दन जकड़ जाए, तो ये अलामत होती है कि मामला मामूली नहीं है। तो सही एक्सरसाइज करना या पोस्चर की बेहतरी इस मसले का हल हो सकता है। तो आज हम आपको अपने शो में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप वर्जिश से घर में इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या फिर सर्वाइकल पेन है क्या, सबसे पहले वो जानेंगे, और इसको फिजियोथेरेपी के थ्रू किस तरह बेहतर किया जा सकता है वो भी जानेंगे। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हारिस फारूक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर हारिस, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी अगेन। अच्छा, बात यह है कि आज मैं बात करूँगा सर्वाइकल पेन और उसकी मैनेजमेंट और उसके कॉजेज़ पे। तो बिफ़ोर गोइंग टू द एक्सरसाइजेज और स्ट्रेच, इनके बारे में मैं बताऊँ, आई थिंक रूट कॉज के बारे में बात करना बहुत नेसेसरी है, सो दैट जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को एड्रेस तो कर सके कि मैं कहाँ फॉल कर रहा हूँ। मैं शोल्डर पेन में फॉल कर रहा हूँ, नेक पेन में फॉल कर रहा हूँ, थोरेसिक पेन में फॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि ओवरलैप है सब, नेक पेन, शोल्डर पेन एंड द बैक ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स, दिस ट्रायंगल इज कनेक्टेड। अच्छा, सो स्टार्टिंग इट द रूट कॉज के आइदर यू हैव नेक पेन और नॉट। पहले तो ये इसके लिए एक बेसिक टेस्ट है, उसको हम कहते हैं शोल्डर एब्डक्शन टेस्ट। आपने बाजू यहाँ से इस तरह से उठाना है और आपने इस तरह से सर के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से उठाते हुए यहाँ पे इससे आगे रिलीफ फील हो नेक पेन में, अच्छा, सो दैट मीन्स आपको नेक पेन ही थी और है। सो दिस इज अ टेस्ट टू कंफर्म द नेक पेन, दैट द पेन इज इन द नेक रीजन, अच्छा, ठीक है। और अगर ये उठाते हुए आपको शोल्डर में ही पेन आ जाती है, हाँ, सो द सोर्स इज इन द शोल्डर, शोल्डर, ठीक है। तो ये एक टेस्ट जो है ना यहीं से हमें डिफरेंशिएट कर देते हैं कि पेन नेक में है या ठीक शोल्डर में है। चलिए, ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं तो साथ साथ आप लोग भी घर करें जो हमें देख रहे हैं, ताकि पता चल सके कि आपको नेक में पेन है या फिर शोल्डर्स में पेन है। तो ये फर्स्ट टेस्ट है जो कि हमें पास करना है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू डॉक्टर आपको इतना भी Okay. आइडिया होता है कि होना चाहिए कि आप कहाँ क्या मसला है आपको, ठीक है, अच्छा। सेकंड टेस्ट है कि नेक पेन अगर आपको है कंप्रेशन की वजह से, रेडिकुलोपैथी कॉज बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, नेक में कंप्रेशन है, हाँ, और बाजू में दर्द जाता है, नमनेस आ रही है, हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसका टेस्ट भी एक बेसिक टेस्ट है कि आपने अपनी नेक को पीछे को बेंड करना है, ओके, एंड देन आपने साइड बेंड करना है ऑन द साइड ऑफ पेन, लाइक राइट आर्म है तो राइट साइड ओके, पीछे करके उस साइड पे बेंड कर देना है, ठीक है। अगर लेफ्ट है तो पीछे करें एंड देन लेफ्ट पे बेंड कर दें। तो अगर आपको नेक पेन आइदर वन ऑफ द सेगमेंट हैज द कंप्रेशन, तो इट गेट्स इरिटेटेड, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये दो टेस्ट हैं जो कि आप घर में इजीली कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। मतलब ये सर्वाइकल पेन में आपका शोल्डर भी आ जाता है, आपका नेक भी आ जाता है, ये सारी चीजें आ देखिए, जाती बाजू का शोल्डर पेन होती है एंड वो पेन रेडिएट कर रही होती है ऊपर और नीचे, तो वो पेशेंट को लगता है मुझे नेक पेन है, हाँ, हाँ, ठीक है। तो पहले तो आप एड्रेस तो एटलीस्ट सही Okay. करें
और थोड़ा बहुत पेशेंट को इतना नॉलेज होगा तो मैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जब बताऊंगा तो वो खुद भी कोई 4 to 5 वीक्स तो वो खुद भी मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन ये होती क्यों है सर्वाइकल पेन? सर्वाइकल पेन के जो लीडिंग कॉज है वो है पुअर पोस्चर, ओके, पुअर स्लीप पोस्चर और ओवर यूज़ एज इन जो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप, फ़ोन और ड्राइविंग, जो लोग जिनकी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है रोज़ाना ऑफिस की, तो और अमंग ऑल जो लैक ऑफ स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज इन द रीजन, जैसे आप यूज़ करी जा रहे हैं आप उसको लेंथनिंग नहीं कर रहे हो, आप शॉर्टनिंग यूज़ करते रहते हैं ना, शॉर्ट होता जाता है मसल, तो फिर दोबारा मोबिलिटी कम होती रहती है एंड इन द लॉन्ग रन मोबिलिटी बहुत ही लॉक हो जाती है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे स्ट्रेचेस और कुछ बेसिक सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, तो उससे बहुत रूटीन में करने से बहुत बेहतर होगा, पॉपुलेशन में काफ़ी बेहतर उससे इफेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह नेक में। अच्छा, ये जो ऐसे नीचे झुक के काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, जो कोई लिख रहे होते हैं, बच्चे भी बंदों के हो रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे करके काम कर रहे होते हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है सर्वाइकल पेन का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब आप झुके हुए हैं तो मैं आपको कॉमनली बताता हूँ, अब जो कुछ लोग बैठते हैं वो बैठते ही ऐसे हैं, मतलब उनका पोस्चर ही बैठने का ऐसे है, वो ड्रॉप करके अपने शोल्डर को ड्रॉप करके करेंगे, करते हैं, स्पाइन को सी कर देंगे, इलोंगेटेड रहेगी, ये एरिया खिंचा रहेगा और वीक होता रहेगा, इस वजह से सारा दिन मसल खिंचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुई उसमें, यूज ही नहीं हुआ, और ये दैट इज व्हाई ये बॉडी का मोस्ट प्रोन टू वीक मसल है, द बैक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, रोम्बॉइड्स। ये हर बंदे का ही, शायद हम उस एरा में हैं कि आजकल हम सबको ये इन्वॉल्व है, क्योंकि फोन के बगैर कैसे हम, तो ये कि मोबिलिटी अच्छी रखें, स्ट्रेंथ अच्छी रखें। क्या कर सकते हैं इसके लिए? अच्छा, पहले हम नेक को, क्योंकि आप देखें यहीं से बात आगे निकल गई, क्योंकि नेक इज समथिंग एल्स एंड शोल्डर ब्लेड इज डिफरेंट, ठीक है। नेक की मैनेजमेंट के साथ मैं शोल्डर की भी कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस गाइड कर दूंगा, जिससे ये सर्वाइकोथोरेसिक यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ये जो जंक्शन है जहाँ से बाजू जुड़ते हैं आके बॉडी में, ये लॉक बेहतर होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, पहले तो आपने वार्म अप करना है फॉर अ मिनट, उसमें आप 3-4 एक्सरसाइजेस हैं कि आपने किसी भी चेयर पे बैठ जाना है, बैक सपोर्ट नहीं करनी, बैक आपने छोड़ देनी, आप मेरे साथ परफॉर्म करेंगी ताकि सारे फॉलो करें उसको, कोशिश है मेरी, ठीक है। हाथ आपका आई थिंक इंजर्ड है, उसको बचा के साथ चलिएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो रोटेशन करनी है, आपने सलाम फेरना है जिसे हम कॉमनली कहते हैं, ठीक है। तो आपने 1 2, हम ये वैसे 10 टाइम्स करेंगे, 3 सेट्स ऑफ 10, लेकिन अभी हम बताने के लिए, सिखाने के लिए 5 टाइम्स करेंगे सब कुछ, ठीक है। सो 5 टाइम्स से ही आपको थोड़ा बेहतर फील हो रहा होगा करने से, ठीक है। मैं लॉक ही ना हो जाऊं। नहीं, अच्छा ये तो अनलॉक हो रही है, तो एलोंगेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सारे ये करें ताकि सभी रिलैक्स हो जाए। घर पे तो ना होती नहीं, इधर ही कर ले, इधर ही कर लेते हैं साथ साथ डॉक्टर साहब को देख के, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, वार्म अप हो गया नेक का। सेकंड है कि हमने नीचे देखना है, चिन को छाती पे, चेस्ट पे लगाना है। सो आप एवरीबॉडी विल फील स्ट्रेच और टेंशन हियर, ये करते हुए सारे, आप भी तो इसी मीडिया प्रोफेशन से हैं, ठीक है, स्क्रीन ही देखते रहते हैं सारा दिन, ठीक है। तो नीचे प्रेस करेंगे और ये आप करेंगे 5 टाइम्स, और इसके साथ ऊपर भी फुल जाएंगे आप, सो बैक आपकी कंप्रेशन में है, ठीक है, रिलीफ फील कर रही है ना, आई मतलब आप जब नीचे कर रहे हैं तो तब आपको पीछे थोड़ा सा खिंचाव फील हो रहा है, जब आप ऊपर मुंह कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे खिंचाव फील हो रहा है, ओके। तो 5 टाइम्स आपने कि ये वार्म अप है सिर्फ, ओके, ठीक है। उसके बाद आपने कान शोल्डर पे लगाने हैं, शोल्डर नहीं उठाना आपने, अच्छा, कान शोल्डर पे लगाना, अच्छा। बेहतर है कि आर्म रेस्ट अगर है तो वो ज्यादा बेहतर है, उसके बाजू, ठीक है। तो अब आप बेंडिंग करें, साइड बेंडिंग इसको कहते हैं, जाली ना हो कि आपकी इंजरी आ जाए, कोई स्पेज़म हो जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता, अगर किसी की इतनी मूवमेंट है ना तो वो 3 to 4 वीक्स जब कर लेगा तो उसकी मूवमेंट प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी, ये नहीं कि मैं आज ही निकाल लूँ सारी मूवमेंट, ठीक है। वो बॉडी के सेंसर है, खुद बताते हैं रुक जाओ, ठीक है, वहाँ रुक जाओ, ठीक है, वहाँ तक करो और प्रोग्रेसिवली इसको इंक्रीज करो। 3 हो गए। एंड लास्ट, चिन को टक करना है ऑन द बैक ऑफ स्पाइन, इसको पीछे लेके जाएं, खुद से करें, अच्छा ओके, प्रेस इट विद योर हैंड, पीछे फील कर रही है प्रेशर, ओके, होल्ड इट 1 2 3 एंड बैक, ठीक है। आप इसके लिए इजी है कि आप ये आपने न्यूट्रल पोजीशन रख ली है, रख ली, अब इससे पीछे नेक ले जाए एंड वापस ले आए, हाथ यहीं रखें एंड बैक, ओके। इट्स अ फनी आल्सो, एवरीबॉडी इज लाफिंग, लेकिन इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर द नेक, या बट इट्स ओके, ठीक है। तो ये आपने, ये वार्म अप है, ओके, ठीक है। अब मैं स्ट्रेचेस की तरफ जा रहा हूं, जी जी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने उसी तरह आर्म रेस्ट
ऑन द चेयर, ओके बैक सपोर्ट नहीं करनी, ओके ठीक है। पहले हम स्ट्रेच करने लगे हैं ट्रैप को, अपर ट्रैप को, तो आपने जिस साइड का आप स्ट्रेच देने लगे हैं वो बाजू आप गिरा दें, ओके, बेहतर है, ठीक ठीक है। अब आप उस चेयर पे हैं तो आप नहीं सब्जेक्ट गिरा बन के सकती, बता ठीक दें है, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक गिरा है, के चलें। आपका दूसरा हाथ नहीं, ठीक, मैं बता देता हूँ। इस तरह से बाजू गिरा दें ठीक है और फिर स्ट्रेच करें एंड होल्ड इट एंड काउंट फॉर 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ठीक रिलैक्स। है, ओके। 3 सेट्स ऑफ 10 ईच साइड, ओके ठीक है। 3 यहाँ, फिर ये बाजू गिरा के ठीक है। यहाँ, ये सारा ट्रैप का जो प्रेशर है ना ये कम हो जाएगा। ओके इसके नीचे सारी टेंशन होती है, मसल एलोंगेट होगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है लिवेटर स्कैपुली का होता है, वो बैक के लिए। नेक है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ नेक बट बैक ऑफ द नेक, तो उसमें आपने टुवर्ड्स योर ऑपोजिट नहीं देखना है, ठीक है। आप बैठे हैं तो आपने यहाँ देखना है और दूसरे हर स्ट्रेच में आपने ऑपोजिट हैंड से हेल्प लेनी है ओके, टू उसको- स्ट्रेच इट, टू गेट ओके। इट मोर, यू नो, उस बैरियर से आगे थोड़ा सा उसको लेके जाएं, उसको थ्रेशोल्ड दें, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने इसको होल्ड किया और मुझे बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेच आ रहा है, मैं अभी सो के उठा हूँ ना, स्टिफनेस हुई है, मॉर्निंग स्टिफनेस। ओके ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। Okay. कोशिश करें व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रेच ब्रीथ इन करें डीप और रिलैक्स करें डीप, ब्रीथ आउट करें आफ्टर 10, ठीक है। Okay. उससे उसको ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी और बेहतर आउटपुट आएगी। सो ऑपोजिट हो गया, ठीक है वाइस वर्सा। 2 हो गए। उसके बाद आपने रोटेशनल जो मूवमेंट थी उन्हीं के स्ट्रेच हैं, ठीक है। उसके बाद में रोटेशनल स्ट्रेच दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे राइट साइड पे सलाम फेरना है ठीक है और और थोड़ा सा जिसकी stretch दें। जिसकी मूवमेंट लिमिटेड है वो स्ट्रेच देगा ये, ठीक है ठीक है। एक बंदे की मूवमेंट हाइपर मूवमेंट है या नॉर्मल है, शोल्डर तक जा हाँ, रही है यहाँ चेन, तक जा रही है, उस वो ना दे, इट कैन मेक गेट्स इंजरी। ठीक है। वैसे तो सबकी लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन तो करके देख ले ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट, ओके ठीक है। और लास्ट सर्वाइकल आइसोमेट्रिक से स्लाइटली ट्रेनिंग है, Okay. रोज उठ के 5 मिनट ये करें। उसमें क्या कि आपने उसी तरह चेयर पे बैठना है, अपने राइट हैंड को सामने रख के आगे को पुश करना है, ओके होल्ड इट फॉर 5 सेकंड्स एंड रिलैक्स, ओके ठीक है। ये फ्रंट के मसल्स के लिए हो गई, ओके ये बैक और के back लिए के हो गई। muscles के लिए यूज भी बोथ हैंड फॉर द बैक टू Oh, गेट द मोर स्टेबिलिटी, ओके ठीक है, लाइक दिस 1 2 ओह वाओ 3, ठीक है। एंड अदर वन साइड साइड पे में ऐसे ही है, वही ठीक मसल्स है, जिन्हें एलोंगेट ठीक है, कर दी, अब ठीक स्ट्रेंथ है। भी तो करें, सारा काम Okay. करें। ओके देन दिस 5 सेकंड्स होल्ड, 2 सेट्स ऑफ 10 तक गोल ठीक बनाएं, है, लेकिन ठीक 10 है। 10 ईच डे फर्स्ट शुरू करें, सिर्फ 10 गोल बनाएं कि मैं 2 सेट्स ऑफ 10 पे जाऊंगी, सही। ठीक है, इन 10 to 15 डेज, ठीक है ठीक है। और उसके साथ मतलब ये इजी इजी बहुत इजी दिस है इज द होल प्रपोज्ड प्लान ठीक कि आप है। स्टार्टेड विद थोड़ा बहुत हीट दें, स्ट्रेच करें और स्ट्रेंथनिंग करें और ये रूटीन रखें और आप देखिए आपकी काम करने की टेंडेंसी भी भी बेहतर बढ़ होगी। जाएगी और आपको इस तरह की जो सर्वाइकल पेन है, आपको शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, किसी भी तरह की पेन है Stress, वो आपकी खत्म हो जाएगी। emotions, ठीक है headache, ये सब ये सारे connected इधर है से ही है इससे। एग्जैक्टली। अभी हमने अपर बॉडी के वाले से बात की है, किसी दिन डॉक्टर साहब को बुलाएंगे हम लोग, फिर लोअर बॉडी जिस Definitely, तरह बैक का definitely. प्रॉब्लम बहुत It's an ज्यादा honor, yes. आ रहा है तो उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी स्ट्रेचिंग या फिर एक्सरसाइज पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर हारिस फारूक हमारे साथ मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर Thank you कमिंग। for welcoming. जनाब अब कुछ नौजवान तबकों के हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नौजवानों के हवाले से कि जनाब आजकल हमारे नौजवान पूछ रहे होते हैं कि हमने किस तरह की डिग्री करनी है, हमारा जिसमें फ्यूचर सिक्योर हो जाए, किस तरह की फील्ड में हम जा सकते हैं, किस तरह का करियर ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि कौन सी डिग्री आपको कितना फ़ायदा देगी, पाकिस्तान में रहते हुए आपको किन किन डिग्रियों की तरफ जाना चाहिए और डिग्री की अहमियत कब सिफर हो जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए और उसके आगे फिर आपके स्किल्स मैटर करते हैं। तो डिग्री के साथ साथ कौन से स्किल्स ले सकते हैं, किस तरह की डिग्री आप ले सकते हैं, आज हमने उस पर बात करनी है। उस पर बात करने के लिए रज़ा रहमान साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है, माहिर तालीम है, उनसे आपकी बात करवाते हैं। रज़ा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रज़ा साहब आजकल आपको पता है पेपर्स भी हो रहे हैं बच्चों के और ऊपर से न्यू सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है कि हमें किस तरह की डिग्री लेनी चाहिए अगर हमने पाकिस्तान में रहना है। तो पाकिस्तान में रहते हुए इसकी फील्ड को देखते हुए, सारे सिनेरियोज को देखते हुए किन किन डिग्रियों की अहमियत और डिमांड है आजकल? अच्छा देखिए मुनीबा, इसमें डिग्री और स्किल्स दोनों का जो कि आपने जिक्र किया, तो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की हमारे पास हर साल मेट्रिकुलेशन करती है। जी। तो अब सब बच्चे ऐसे भी नहीं हैं जो डिग्री कर सकें
और सब बच्चे ऐसे भी नहीं हैं कि जो वो किसी- उन्हें हाँ, स्किल्स करनी हाँ। चाहिए। ये बच्चे के अपने गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि Okay. आपने अपना गोल, अपना एम, अपना मकसद क्या रखा हुआ है, आप उसको फॉलो करें। बच्चा चाहता है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने किसी प्रोफेशनल शोबे में जाना है, तो उसको चाहिए कि वो मैट्रिक के फौरी बाद एफएससी करे, प्री इंजीनियरिंग करे, प्री मेडिकल करे, या जो भी इसके साथ आईटी की फील्ड से रिलेटेड है उसमें वो आईसीएस करे जी एफएससी में। तो अगर ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने बाय प्रोफेशन जाना है, जिनकी गोल सेटिंग हुई हुई है। जो बच्चे फ़र्ज़ कीजिए ज़रा दरमियाने बच्चे जिन्हें कहा जाता है, या बैक बेंचर्स बच्चे हैं जिनके इतने स्कोर्स नहीं आते, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को आगे नहीं पढ़ना चाहते, वो उनके पास फिर एक स्किल्स की ऑप्शन भी मौजूद है कि हम अपनी डिफरेंट स्किल्स हासिल करें। और उसमें फिर जिसमें अब स्किल्स को हासिल करने के अंदर ना अमूमी तौर पे देखा ये जाता है कि इसमें सेविंग कितनी है, इससे इनकम कितनी होगी, मुझे मैं जो प्रोफेशन चूज़ करूँगा उसमें मेरे पास स्कोप कितना है, कितनी उसके अंदर पोटेंशियल है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। मैं वेदर मैं फैक्ट्री लगा सकता हूँ, वेदर मैं किसी मैं कोई कंटेंट राइटर बन सकता हूँ, मैं एआई में काम कर सकता हूँ, मैं कोई भी इस तरह की कोई जो फील्ड बच्चे चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपको पसंद क्या है, आपकी सोच क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, आप बेस्ट फिट किसके अंदर हैं, जिसमें आपकी सूटेबिलिटी है। बाज़ औक़ात हमारे एट्रीब्यूट जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने कंटेंट क्रिएटर बनना है, जबकि हम ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, तो ग्राफिक डिज़ाइनर तो वही बनेगा जो क्रिएटिविटी जिसके अंदर मौजूद है, जिसके पास नए आइडियाज़ मौजूद हैं, जिसको कलर्स कॉम्बिनेशन करने आते हैं। ये सब चीज़ें बिल्ड इन अल्लाह ताला ने आपके अंदर दी होती हैं, जिसको आपने एलेबोरेट करना होता है, खुद ढूंढना होता है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपने क्या करना है। लेकिन तो मेरा ख्याल ये है जब आप मैट्रिक कर रहे होते हैं तब भी तो आपको थोड़ा बहुत नोआ होती है ना कि आप आगे जाके किस चीज़ को या किस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, किस करियर में जा सकते हैं, या आपका पोटेंशियल या आपका एप्टीट्यूड किस साइड पर है। देखिए मुनीबा, ये स्कूल लेवल पे ही बच्चों को बताना चाहिए कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में कैसे फैसला करना है, और फ्यूचर में आपके पास ये फील्ड्स मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर स्कूल ने ये बात नहीं बताई और वालिदैन अगर अपने बच्चों को बताएं तो उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए वालिदैन ने भी नहीं बताई, जो कि हमारे यहाँ 99% होता है, तो फिर बच्चों के पास आज ज़बरदस्त एडवाइज़र मौजूद हैं जो कि फ्री में हैं। हाँ जी, चैट जीपीटी है, गूगल है, बार्ड है, इसी तरह परप्लेक्सिटी है और डीप सीक है। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये बेहतरीन एडवाइज़र्स हैं। ओके। सबसे पहले बच्चों को चाहिए कि ये वाली स्किल हासिल करें कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई मशवरा करना है, आपने कोई नॉलेज लेना है, आप सबसे पहले इसको खोलें, चैट जीपीटी के पास चले जाएं, खोलें, उसको वॉइस मैसेज करें या उसको रिटर्न मैसेज करें, उसको डाटा दें और आप उससे अपनी बात करवा लें। लेकिन दुनिया तो इस वक्त ये कह रही है, मैं बच्चों को मिसाल देने के लिए बताने लगा हूँ कि जो आईटी के जो सॉफ्टवेयर में जो लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लेवल पे काम कर रहे हैं, या जिन्होंने बाहर के ममालिक से पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा। उनको भी ये कह रही है कि जो आप की जो आने वाले वक्त में जिन लैंग्वेजेस के ऊपर आपको कमांड है, जावा में है, पाइथन में है, जिनमें भी आपको कमांड है, इसकी वैल्यू 30% रह जाएगी। और एक लैंग्वेज है जिसकी वैल्यू 70% से भी ज़्यादा हो सकती है, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि आपने एआई को भी जो कमांड देनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज से देनी है। exactly, आप उसको इंग्लिश में बताएंगे कि मुझे ये मामलात रिक्वायर्ड हैं, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे ये रिक्वायरमेंट हैं, ये चीज़ें मेरे पास मुझे अपने सिस्टम के लिए चाहिए। आपको बताना आना चाहिए, वो आपको बिल्ड करके देगा, वो आपको पूरा सिस्टम बिल्ड करके देगा। यहाँ ये भी बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास इस वक्त सॉफ्टवेयर मौजूद है, चैट जीपीटी का है, या एआई के जितने हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं या उसके एजेंट्स मौजूद हैं, ये वो वर्जन्स हैं जो इसके बाद 2-2, 3-3 वर्जन्स वो इजाद कर चुके हैं, आउटडेटेड हो गए हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आउटडेटेड नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इसके नेक्स्ट मॉडल्स आ चुके हैं, वो उन्होंने हमें नहीं दिए हैं। अच्छा। तो आप ये सोचें ना, जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतना एक्सपेंसिव लोगों को क्यों पॉइंट करती हैं, उन्हें एआई को पॉइंट क्यों नहीं कर लेना चाहिए, वो करेंगी आने वाले फ्यूचर में पॉइंट। उनके पास जो नहीं, तो वो जो एक खतरा कहते थे पहले कि अगर ये रोबोट्स आ गए, एआई आ गया, तो जी आधे से ज़्यादा लोगों की जो है ना वो जॉब चली जाएंगी, तो वाकई ऐसा हो सकता है? जॉब्स जा सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड करें। आपको एआई को डील करना आना चाहिए, आपको एआई के सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी चाहिए। आप अपने बिजनेस को 4 चांद लगा लेंगे, आप अपनी जॉब को 4 चांद लगा लेंगे, तो आपको लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो दौरे हाजिर के मुताबिक तालीम है वो हासिल करनी चाहिए। तो आप जो है इन तमाम तर ऐप्स के थ्रू जो एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इस तरह के बेतहाशा ऐप्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपने किस तरह आगे बढ़ना है, आपका फ्यूचर किस चीज़ में सिक्योर हो सकता है, आपका इंटरेस्ट लेवल किस में है, आप उसका पूरा एक रोड मैप उनसे ले सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। तो रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, लेकिन हमने
चाहिए। अपने उसको कवर करने की कोशिश की है। आप नौजवानों के हवाले से बात कर रहे थे और कि पढ़ाई उनको किस तरह करनी चाहिए, डिग्री किस तरह की लेनी चाहिए। अब पढ़ाई के बाद उनका सबसे बड़ा गोल होता है कि जनाब हमने बाहर जाना है फॉर हायर स्टडीज़, और यहाँ पर अगर हमने कुछ और करना है, ज़िंदगी बेहतर करनी है, लग्जूरियस लाइफ गुजारनी है, तो हमने बाहर जाना है। अब बाहर जाना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी हर्डल्स आ जाती हैं जिसको हम किसी से मदद लेके, यानी कि वीज़ा कंसल्टेंट से पूछ के जो है ना उनको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करनी है, कहाँ पर आप वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जिनमें आजकल बड़ा आसानी से आपको वीज़ा मिल सकता है, उस पर आज हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए मुमताज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। मुमताज़ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुमताज़ साहब, पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा आजकल इस चीज़ में फ़ोकस कर रहे हैं कि हमने बाहर जाना है, तो किन किन यूरोपीय ममालिक में जो है ना इस वक्त वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनको आसानी से मिल जाए? राइट, तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी यूरोपियन कंट्री ने काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं पाकिस्तानी बच्चों के लिए। आप बात करें स्पेशली कि टॉप कंट्री जहाँ बच्चे जा पा रहे हैं आसानी के साथ, उसमें फिर फिनलैंड बड़ा अच्छा कंट्री है। फिर आप बात करें तो लिस्ट की नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, फ्रांस, हंगरी, ये ऐसे कंट्री हैं कि जो आपकी लिस्ट में टॉप में है, जहाँ पे काफ़ी आसानी है रिक्वायरमेंट्स की, वीज़ा ग्रांट की, अपॉइंटमेंट्स की। तो ये कंट्री आई बिलीव ये बेस्ट हैं यूरोप जाने के लिए। अच्छा, ये यूरोपीय कंट्रीज़ ये बेस्ट हैं उनके लिए, ये स्टडीज़ के लिए भी और इमिग्रेशन के लिए भी, या सिर्फ स्टडीज़? मैं स्टडीज़ की बात करेंगे कि माइग्रेशन एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से जाते हैं, जो उसके कोटा बहुत कम है। तो माइग्रेशन टफ चैलेंजिंग फील्ड है, उसके अंदर हर कोई एलिजिबल नहीं है। तो वो आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लेके फिर अप्लाई करते हैं। तो एज अ होल बात करें, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट जा रहे हैं या क्लाइंट्स जा रहे हैं वो स्टडी के हैं। अच्छा, ये स्टडी के लिए जो आपने अभी हमें एनलिस्ट किए हैं वो स्टडी के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, इजीली वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है? यस। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्या वीज़ा कंसल्टेंट के बगैर भी आसानी से वीज़ा लग जाता है लोगों का? यहाँ पर इजी है खुद से अगर आप अप्लाई करते हैं, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल वीज़ा लग जाता है, बच्चे जा भी रहे होते हैं। लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि आप वीज़ा कंसल्टेंट को एंगेज इसलिए करें कि आप किसी बड़ी गलती से बच सकते हैं। बच्चे माशाल्लाह आजकल टैलेंटेड हैं, हमने देखा जाते हुए भी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि आपने आधी वर्किंग की तो आधी वर्किंग ख़राब होगी। तो अक्सर देखा है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे थे, जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक नॉर्थ साइप्रस है, साउथ साइप्रस है, बच्चा आया हमारे पास जी, मैंने साइप्रस जाना है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर आता है, लेकिन वो ऑफर लेके जो बैठा था वो टर्किश साइप्रस का था, वो यूरोपीय यूनियन में था ही नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एजेंट है वो मेक श्योर करते हैं कि आप मिस्टेक ना करें। आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर कोर्स में एक वीज़ा फाइल लेके इतनी एक्सपेंस कर रहे हैं आप, इसलिए एक ज़रूरत है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल है आपके लिए एजेंट। लेकिन इसके अलावा यूजुअली जो बच्चे हैं वो किस तरह की गलतियां कर देते हैं वीज़ा अप्लाई करते हुए, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या इंफॉर्मेशन के हवाले से? यूजुअली किस तरह की गलतियां की जाती हैं? देखिए, वीज़ा सिंपल एक फॉर्म फिलिंग नहीं है। अब ये कंट्री, यूरोप के सारे कंट्री या कोई और कंट्री बात करें तो वो ये देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट जो आ रहा है क्या ये पढ़ने आ रहा है या ये सिर्फ यूरोप के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो वो मेक श्योर करना है हमने कि उसके अंदर उसको फीलिंग दे जाए यूनिवर्सिटी को, उसकी एम्बेसी को, कि ये स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है। राइट, पढ़ने उसके क्या पैरामीटर्स हैं, आप रेलेवेंट कोर्स चूज़ करें। आप आईटी में हैं या मेडिकल में, तो आप रेलेवेंट यूनिवर्सिटी रेलेवेंट कोर्स में जाएँ। फिर आपके स्टडी गैप है, स्टूडेंट उसको फिल नहीं करते, गलती कर जाते हैं, तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ लीड करता है। तो उसका हल ये है कि आप उसको जस्टिफाई करें प्रॉपर्ली कि आप गैप के अंदर रेलेवेंट फील्ड के अंदर काम करते रहे हैं, कोई डिप्लोमा किया है, कोई आपने स्किल ली है, फिर आपकी इंग्लिश बैंड्स पूरे हों, सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंशियल वैल्यूज़ जो एक चेकलिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, बेसिस की, उसको मीट करें, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना जेन्युइन दें कि आप वहाँ पढ़ने क्यों जा रहे हैं और टेम्परेली पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के वापस आएंगे। ये 5-6 वेरिएबल्स हैं कुछ जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, वो उसको स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, किन ममालिक में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको 100% जो फ्री स्टडीज़ वीज़ा मिलते हैं? 100% का वर्ड बोलना नहीं चाहिए, आमतौर पे हम बोलते नहीं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 100% कहें तो वो आई कैन नेम सम कंट्रीज लाइक फिनलैंड ऐसा कंट्री है कि आपका एडमिशन आपने सिक्योर कर लिया, तो मैंने जो स्टैट्स देखे हैं 1 साल के 100% वीज़ाज आए हैं। राइट, इसके अलावा फिर हम बात करें कुछ कंट्री हैं, यूके ऑलमोस्ट 100% जा रहे हैं मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यूरोप की बात करें उसके अंदर स्वीडन ऐसा कंट्री है जहाँ 100% वीज़ा रेशो है।
Yes. ठीक है कि लेकिन वहाँ- बाकी 70-80% के करीब हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे बड़ा एक वो है ना कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी हो रही थी, वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो लोग बड़े डिसहार्ट हो गए थे, ख़ासतौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बड़े डिसहार्ट हो गए थे। फिर यूके से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जी वो भी निकाल रहे हैं, इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसा है? देखिए वही बात कर रहे थे, जब आप वीज़ा अपने किसी कंट्री का पहली बात 100% एक्सपेक्ट ना करें। जहाँ जहाँ वीज़ा रेशो बहुत हाई है, मोर देन 90% वहाँ अप्लाई करें, और फिर वहाँ जाके आपने बात की निकालने की, क्यों निकालेंगे जब आप अपनी जो आपको लॉज है वहाँ के फॉलो नहीं करते। आपको वर्क अलाउड है 20 आवर्स पर वीक, आप उससे ज़्यादा करते हैं तो वो एक ब्रीच होती है। फिर दूसरी बात ये कि आप जिस वीज़ाज़ पे गए हैं उसकी और भी कंडीशंस हैं, आपने अपना एड्रेस मेंटेन करना है, जाते इनरोल होना है, पढ़ाई करनी है, ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद अगली फीसें पे करके फिर स्टार्ट करना है सेमेस्टर। तो वो कोई आप ब्रीच ना करें तो कोई निकालेगा नहीं आपको, निकालेगा तब जब स्टडी वीज़ा पे गए हैं लेकिन आप स्टडी कर नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। और स्टडी वीज़ा के लिए मतलब आपका फाइनेंस कितना लग जाता है, कितने मतलब पैसे आपको चाहिए होते हैं? यूरोप की बात करें तो लगभग 2.5 मिलियन से 3.5 मिलियन एक्सपेंस आता है जाने तक। उसके अंदर आपका मेजर एक्सपेंस है वो ट्यूशन फीस का है। अच्छा। 1 सेमेस्टर की फ़ीस है, पर हर कंट्री में डिफरेंट है। फिनलैंड की बात करें तो वो उसकी सेमेस्टर की फ़ीस 5,000 यूरो है। हंगरी की बात करें तो वहाँ पे 5,000 पूरे साल की फ़ीस है। तो ये डाइवर्सिटी है इसके अंदर, तो कई कुछ महंगे कुछ सस्ते, वो एज़ पर योर बजट, एज़ पर योर प्रायोरिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आजकल जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके लोगों को लग रहे हैं, बच्चों के लग रहे हैं स्टूडेंट वीज़ाज़? दोनों इंटायरली डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया एक साइड पे है, ऑस्ट्रेलिया में वो बच्चे अप्लाई करते हैं जो इंग्लिश क्वालिफिकेशन बहुत के ज़्यादा साथ अच्छी हो, हाँ। अच्छी आर्ट्स हो, और वो लेकिन वहाँ पे वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है एज ऑफ नाउ। Okay. चैलेंज ये है कि यूनिवर्सिटियाँ, उन्होंने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ऑथोराइज़ कर दिया है कि आप बच्चे का इंटरव्यू लें, उसके फंड्स चेक करें, Okay. उसकी गैप को खुद जस्टिफाई करें। तो वो काफ़ी बच्चे वहीं पर रिजेक्ट हो रहे हैं कि वो चीज़ें पूरी नहीं होती, ईजी ले रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को। तो आधा काम यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो रिजेक्शन आ रही है यूनिवर्सिटी की स्टेज पे। वीज़ा बहुत अच्छे हैं, वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है, पाकिस्तान में पूरी वर्ल्ड से वीज़ा रेशो अच्छी है। लेकिन जर्मनी इंटायरली एक डिफरेंट मार्केट है, ये यूरोप का कंट्री है, जर्मनी की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। अच्छा। तो स्टूडेंट बेचारे स्कॉलरशिप लेके बैठे हैं, लेकिन साल के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। अभी कुछ बेहतर हुई हैं, तो ये एक चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया की अपॉइंटमेंट फौरी मिल रही हैं, जर्मनी के अंदर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। दोनों की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, तो यहाँ पे मुस्तकबिल के लिए भी वो जा सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए भी, पीआर के लिए भी जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हैं? जो पहला पाथवे स्टडी का है, स्टडीज़ भी आपकी इट लीड्स टू पीआर एंड माइग्रेशन सेटलमेंट, दोनों कंट्रीज़ के अंदर भी, कि आप प्रॉपर स्टडी करें, उसके बाद दोनों कंट्री आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं, विच इज़ अ टेम्परेरी रेजिडेंट पर्पन। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स पूरे करके माइग्रेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह डायरेक्ट माइग्रेशन भी हो सकती है। अच्छा। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, ऑनर्स डिग्री, फॉलोड बाय द एक्सपीरियंस, और अच्छा आर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो उसकी सब क्लास 189, 190, 491, ये माइग्रेशन की क्लॉजेज हैं, तो इसमें आप पॉइंट्स बेस पूरे करके जा सकते हैं। इसी तरह जर्मनी में आपको देता है माइग्रेशन। अच्छा, अमेरिका का आजकल क्या स्टेटस चल रहा है? अमेरिका, कनाडा का, इन कंट्रीज़ का स्टेटस क्या चल रहा है? वहाँ पे वीज़ा मिल रहे हैं बच्चों को यहाँ पर लोगों को कि नहीं मिल रहे हैं? देखिए, वीज़ाज़ तो हमेशा से मिलते भी रहे हैं और चैलेंज आते हैं बीच में, अप डाउन आता रहता है। लेकिन अगेन प्रोफाइल अच्छा है बच्चे का, उसने अपनी फ़ाइल अच्छी बनाई है, लैंग्वेज इंग्लिश है, वो आपकी अप टू दी मार्क है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, पर्पस जेन्युइन है, तो दोनों कंट्री वीज़ा देते हैं। अच्छा। खबरों में तो आता है यूएस ने वीज़ा रोक दी, वो वीज़ा और कैटेगरीज के हैं। लोग जो प्रॉपर मूव हो रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, वो उनके चैलेंज हैं। स्टूडेंट एक टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, नो डाउट इट लीड्स टू माइग्रेशन, लेकिन जब अभी जा रहे हैं, आप टेम्प्रेरी जा रहे हैं, स्टडीज़ करने जा रहे हैं, राइट, तो वो वीज़ा आप रिक्वायरमेंट पूरी करें तो मिल रहे हैं वीज़ा। ठीक है जी। हमारे साथ मुमताज़ ख़ान मौजूद थे, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, और हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से यूरोपीय ममालिक के जहाँ पर पाकिस्तानी जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर उनको बआसानी वीज़ा मिल सकता है। तो मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके बारे में हमें बताया। आपने ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कभी आपने किसी को खुद से बातें करते हुए देखा हो या किसी को ये कहते सुना हो कि मुझे कोई आवाज़ें देता है या मेरे पीछे कोई है या उसे कोई दिखाई देता है? ऐसे में हमारे मुआशरे का जो पहला रद्द-ए-अमल होता है ना कि इस पर जन्नात का साया है, और फिर माँ बाप उसे फ़ौरी किसी अमल के पास ले जाते हैं, तावीज़, दम, चिल्ले शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं या सोचते हैं कि शायद उनकी औलाद किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो या शायद वो वाकई बीमार हो और उसे डॉक्टर की ज़रूरत हो, ना कि आमिल की ज़रूरत हो। हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से। एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान हकीकत से कट जाता है, उसके ख़यालात, आवाज़ें और जो वहम है ना उस पर हावी हो जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ इस बीमारी को समझने के बजाय ना फ़ौरी जिन, साया, काला जादू इसे समझ लिया जाता है। और क्या वाकई हर वो शख्स जिसे आवाज़ें आएँ या वो जो अजीब व गरीब हरकतें करे उस पर जिन्नात होते हैं या उस पर भूत सवार हो जाता है? ये महज एक दिमागी कैफियत है या ये क्या मामला है? आज हमने इस पर बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है, हमारे सीरियस स्कॉलर हैं। उनसे बात करेंगे कि वाकई जन्नात, भूत, प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, और ये जो मामलात लोग कहते हैं जी इसको जिन चिमड़ गए हैं या फिर इसके अंदर हाज़िरी हो रही है, तो ये वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता? इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर अली अजमल ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो उनसे बात करेंगे कि आया ये रूहानी मामला है या फिर ये नफ्सियाती मामला है। तो डॉक्टर अली, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, फाइन, थैंक यू। पीर साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। ये बड़ा कह ले कि सेंसिटिव मामला है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जा रहा है कि जी आपको आवाज़ें आ रही हैं या आपकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतों सकनात हो रही हैं, तो ये आपको नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी का मामला ऐसा होता है ना कि उसको कोई आवाज़ें आ रही है, उसको कोई दिखाई दे रहा है या वो कहता है अपने घर वालों को, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये मामला आता है कि जी इसको जिन्नात का साया हो गया है, इसके ऊपर जिन भूत जो है ना इसको चिमड़ गए। वाकई ऐसा होता है? जिन्नात, जिन भूत ये हो जाता है, ये आपको चिमड़ जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे मुआशरे में कहा जाता है जी इसको तो जिन्नात का साया हो गया? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान जो है वो इस हवाले से बड़ा मुनफरिद और दिलचस्प है कि मुआशरे के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस मौजू के ऊपर बात करना, बात सुनना, इसको जानना जो है उसके तजस्सुस में रहता है। और यकीनन वो मामलात जिनके बारे में 2+2 के हिसाब से तफरीक नहीं की जा सकती या ज़्यादा मुस्तहकम आगाही नहीं होती, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लोगों के पास नहीं होती, तो ऐसे मौज़ूआत पर अमूमी तौर पर इंसान जो है वो अफरात और तफरीत दोनों का शिकार हो जाया करता है। यानी या उसको उसके असल से बहुत बढ़ा दिया जाता है या उसकी अक्सर नफ़ी कर दी जाती है। तो कमोबेश इस मामले के साथ भी इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि एक माफ़ाकुल फितरत सा अमल एक हमें महसूस होता है, एक ज़ाहरी हिस्सियात से न समझ आने वाला अमल है, या इसलिए उमूमी तौर पर जो है वो दो तबकात ऐसी सूरत हाल को देखते ही जो है ना वो तकसीम हो जाते हैं ऑब्जर्वर्स जो हैं। और एक वो होता है जो अक्सर उसकी नफ़ी करना शुरू कर देता है, और एक वो होता है जो कुल्लियतन इसी पर इक्तफ़ा करना शुरू कर देता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें लोगों की ज़िंदगी के अंदर आने वाले जो मामलात हैं उनके हवाले से जो रहनुमाई मिलती है, उसका ख़ुलासा ये है कि इंसानी ज़िंदगी जो है उस पर आने वाली हर गैर मुनासिब या नापसंदीदा सूरत हाल जो है उसकी 3 औराज हुआ करते हैं जिनमें तब्दीली की वजह से उसके अंदर ये मामला आया करता है। हमारे डॉक्टर साहब यकीनन इसके ऊपर इसका जो तिब्बी पहलू है उसके हवाले से बात करेंगे या नफ्सियाती पहलू पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक दीन के तालिब इल्म के तौर पर यह समझा कि 3 बुनियादी औराज हैं जिनमें तब्दीली की वजह से इंसान के अंदर एक नामुनासिब सूरत हाल का उसे सामना करना पड़ता है। यानी उर्फ़ आम में 3 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक वो बीमारी है जो आपकी जिस्म के ऊपर वारिद होती है, जिसे हम फिज़िकल या मेडिकल इश्यूज़ कह सकते हैं। एक नफ्सियात के साथ वाबस्ता बीमारियाँ हुआ करती हैं, और तीसरी दर्जे की जो बीमारियाँ होती हैं वो जो स्पिरिचुअल औरा में तब्दीली की वजह से आया करती हैं। सो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अमूमी तौर पर हमें लोग ये जो कहते हैं ना कि जी फ़लाँ बीमारी के लिए तो अल्लाह का कलाम काफ़ी है, तो आप मेडिकल के लिए क्यों जाएँ, डॉक्टर के पास क्यों जाएँ या माहिर नफ्सियात के पास क्यों जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इन तीनों की अलग अलग वजाहत फरमाई है वहाँ इन तीनों का अलग अलग इलाज भी तजवीज़ फरमाया। यानी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लोगों का रूहानी तौर पर औरादो वज़ाइफ कलाम पाक का पढ़ना, मसनून दुआओं का तलकीन करना, ये भी मिलता है इलाज के तौर पर।
और जिन लोगों को नफसियाती मसाइल होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख ज़िंदगी से हमें ये भी सबक मिलता है कि हुजूर उन्हें इनफरादी तौर पर बिठाकर उनकी काउंसलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। और फिज़िकल इश्यूज़ के साथ जो बराह रास्त मेडिकल के इश्यूज़ हैं, उनके लिए सरकार ख़त्मी मरतबत जैसी पाकीज़ा दुआओं का हामिल हस्ती होने के बावजूद हुजूर जो है ना पेशेंट्स को, जो अबू कुआशा हकीम है, एक यहूदी हकीम जो उसके पास भी भेजते हैं। सो इससे हमें ये पता, पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसी अनहोनी जो आपके साथ होती है वो इन तीनों में से किसी एक के साथ हो सकती है। अच्छा, अब होता ये है कि जो फौरी तौर पर तशखीस नहीं हो पा रही होती, तो उसके बारे में क्योंकि एक हमारे लाशऊर में बात बैठी है कि शायद रूहानी कोई मसला ऐसा आ गया है उसके अंदर, फिर रूहानी मसाइल में जिन है, भूत है, परीत है, साया है और इस तरह के जादू है, इस तरह के लोगों के ज़हन में जो है वो तसव्वुरात कायम हुए होते हैं। मैं एक रूहानियत के तालिब इल्म के तौर पर यह समझता हूँ कि अगर मैं 1000 पेशेंट्स को देखूँ ना, अगर मैंने पिछले 3 माह में 1000 बंदे को देखा है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी और एहतियात से आपको बता रहा हूँ कि मुझे उनमें जो खालिसतन रूहानी मसाइल वाले लोग हैं उनकी तादाद शायद 10 या 15 मिलती है। अच्छा। बाकी सारे लोग जो हैं वो या उनका कोई मेडिकल इशू होता है या साइकोलॉजिकल इशू होता है। लेकिन ये जिन्नात वाला मामला है, जिन्नात जाहिर है इसकी हकीकत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता। ये कुरान हकीम, मैं अर्ज करूं, कुरान हकीम के अंदर अगर इसकी अहमियत का अंदाजा ये है कि बारहा कुरान हकीम में अल्लाह ने जिन्नात का तस्करा भी किया है, और इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाएं कि एक पूरी सूरत अल्लाह ने जो है वो जिन्नात के हवाले से उसे कर रखा है। अब वो कितना हमारी जिंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं, कितना असरअंदाज हो सकते हैं, ये एक अलग तफसील तलब मामला है। एक दर्जे की अल्लाह ताला ने उनको रसाई दे रखी है, वो आपके खून में, आपके ख्याल में, आपके जो आपका वो जो वहम है उसका हिस्सा बन सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी की जो एक ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर आके बैठ के गोया आपसे बहुत सारे पसंदीदा और नापसंदीदा जाने अनजाने फैसले भी करवाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया कि ये हो सकता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कहेंगे कि ये सरासर ज़हनी मामलात हैं, नफ्सियाती मामलात हैं कि अगर आपको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती मसला है, या फिर ये जिस तरह स्पिरिचुअली मसला या फिर ये जिन्नात का मामला होता है, ये वो भी हो सकता है? देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आम तौर पे बहुत सारी चीज़ें जिसका इल्म नहीं होता पब्लिक को, वो हम आम तौर पे खाते में डाल देते हैं जिन्नात के या किसी जादू वगैरह के। अब आप देखिए कि इसको एक मर्ज है, उसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। उसकी कुछ अलामात हैं, हलूसिनेशन और डिल्यूजन। अब ये सारी दुनिया में होता है, मेरे अपने हॉस्पिटल में सैकड़ों इस तरह के रोज़ पेशेंट्स आते हैं। अब हेलुसिनेशन होता क्या है? ऐसी चीज़ों का दिखाई देना या सुनाई देना या महसूस करना जो कि उस वक्त हकीकत में मौजूद ही नहीं है। अच्छा। अब ये हेलुसिनेशन होते क्यों है? ये दिमाग में केमिकल्स होते हैं जिसको हम मुख्तलिफ केमिकल है, डोपामीन है, सेरोटोनिन, जैसे मुख्तलिफ जिस्म में मादे होते हैं। अब जब केमिकल इम्बैलेंस किसी के दिमाग में होता है तो उसको ऐसी चीजें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। अच्छा। अब इसको हम ये कह देते हैं क्योंकि इस पे असर है, इस वजह से इसको दिखाई दे रही है, बाकी जो 3 लोग कमरे में बैठे हैं इनको दिखाई नहीं दे रही। अब असर की बात नहीं है, उनके केमिकल्स ठीक है दिमाग के, इनके केमिकल्स में अप्स एंड डाउन है जिसकी वजह से इनको नजर आ रही है। आसान सी मिसाल है, जैसे आमतौर पे किसी का इंसुलिन 4 लोग बैठे हैं, एक का ठीक नहीं है, 3 का ठीक है, तो जिसका ठीक नहीं है उसको ब्लड शुगर हो जाएगा, जिसका ठीक है उसको नहीं होगा। नहीं, तो ये हेलुसिनेशन में ये भी होता है कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उनमें जब हाजिरी होती है तो उनकी आवाज चेंज हो जाती है, उनके बिल्कुल हरकतों सकना चेंज होती है। हेलुसिनेशन में ये भी हो सकता है क्या? हेलुसिनेशन में ये तो नहीं होता, लेकिन इसको हम कहते हैं फिट्स, अटैक। अच्छा, ये सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं होता, ये मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां जिसमें फिट्स होते हैं, जिसको आप हाजिरी कह रहे हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया में भी होता है, उसके बाद ये पैनिक अटैक्स में भी हो जाते हैं, इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां। अब इशू ये होता है कि इसमें भी वो जो हाजिरी, आवाज चेंज हो गई, हाथ पांव कांपने लग गए, अच्छा बाय द वे फिर एनर्जी आ गई, इसको मैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें आमतौर पे देखा होगा वो कहते हैं कि इस पे कोई साया, इसलिए इसने इतनी भारी चीज उठा के फेंक दी। वो साया नहीं होता, वो मैनिक डिसऑर्डर इसको कहते हैं। ये भी हमारी मेडिकल की एक बिल्कुल टर्म है, इसकी दवाइयां भी है कि उसमें बहुत ताकत आ जाती है। अब क्योंकि ये चीजें जब हमें मासेस को, पब्लिक को इस चीज का पता नहीं होगा कि मैनिक डिसऑर्डर भी होता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है, और भी ज़हनी बीमारियां होती हैं, तो उसको हम डाल देते हैं असरात के खाते में। इसमें एक चीज देखें कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, इसके लिए हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग ऐसे आते हैं डेली बेसिस पे मेरे पास भी आते हैं, वो आमतौर पे ठीक हो जाते हैं अगर उनका इलाज किया जाए। अब एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात ना, इसमें एक चीज़ हमने समझनी है, जहाँ तक ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, कुरान में लिखा है जिन्नात हैं, उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, जहाँ तक चिमटने की बात है और जिन्नात का आपकी ज़िंदगी में कोई इन्फ्लुएंस करने का काम है,
उसमें आप एक चीज देखें कि ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये आम तौर पे कुछ अनपढ़ लोग या फिर कोई कमजोर लोगों को क्यों ये चिमटते हैं। ये अभी जंग हो रही थी, ये ऐसा क्यों नहीं किसी ने ये जिन्नात से करवा लिया कि जाके उनका मजाइल पकड़ ले और उनका उधर मार दे, इनका इधर मार दे। देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर ये इतने इफेक्टिव, कुछ लोग आमल कहते हैं, उस पर मैं बात करना चाहूंगा जी, मेरे कब्जे में है जी, मैंने जी उनसे काम कराया। और ये जो आपके काम है, ये घर में बैठी हुई औरतों की लड़ाइयां करवाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। जब बात आती है कि जी आपने कुछ इस तरह से कुछ इंटरनेशनल मामलात में, अच्छा ये जिन जो है कि नोट क्यों नहीं छापता, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। अच्छा उसमें फिर एक बात है, जहां तक अमल की बात है, अब होता ही है कि इसके पास, हमारे पास कोई डिग्री तो होती नहीं अमल के पास। अब इशू ये होता है कि जो बंदा कुछ भी नहीं करने के काबिल होता वो जाके आमिल बन जाता है। और हाँ आप देखिए ना, इसमें अब इसमें एक चीज आप देखें, और फिर होता ये है कि वो अक्सर कह रहे होते हैं ये फलां चीज हमसे कराएं, फलां चीज। बिल्कुल टू अंडरस्टैंड दैट लोग इस वजह से आ जाते हैं कि जो हमने फिल्मों ड्रामों में जिनको पोर्ट्रे किया ना, आमतौर पे जो आमल है उनका भी हुलिया ऐसा होता है, लोग समझते हैं कोई रिश्तेदार है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी ये ऐसे आमल बैठे हैं, नीला जादू, काला जादू, कार्ड ब्लड करते हैं, 99% खुद ज़हनी नफ्सियाती मरीज है बिल्कुल। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में ये भी होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है कि अपने आप को कुछ बहुत बड़ी हस्ती समझना, कि मेरे पास कुछ अपने आप को जिन्नात समझना शुरू हो जाते हैं, या मेरे कब्जे में चीजें। डॉक्टर अली, आप ये मुकम्मल तौर पर जब आप लोगों के पास इस तरह के प्रॉब्लम से आते हैं, खास तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया की जिस तरह हम बात करें, तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं लोग? कितना टाइम लगता है उनको इस मर्ज से बाहर निकलते हुए? जी बिल्कुल, ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं, थोड़ा लंबा टाइम लगता है। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि किस हद तक उनका स्किज़ोफ्रेनिया बिगड़ा हुआ है। यानी कि अगर उर्फे आमे के तो किस हद तक उनको कोई चीज चिमटी हुई है, तो उतनी ज्यादा फिर दवाई खानी पड़ती है, तो वो चीजें उतर जाती है। अच्छा। तो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा इसमें ना एक चीज आप देखें कि दोनों एंगल से मैं जरा ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे जुकाम, खांसी, बुखार ये इंसानों के मसले हैं, इसी तरह से डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी है, ये भी इंसानों के मसले हैं। अच्छा ये मुसलमानों को भी हो जाते हैं, गैर मुसलमानों को भी हो जाते हैं। अच्छा ये नेक लोगों को भी हो जाते हैं, जो लोग इतने नेक नहीं है उनको भी हो जाते हैं, जैसे बुखार, जुकाम, खांसी वगैरह होता है। इसका किसी किस्म का भी ताल्लुक जो है वो इंसान के ज़हन यानी कि जिस्म से ही होता है। अच्छा अब जहां तक बात यह है कि देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारे लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। इंसान जो है ना, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम फरिश्तों से भी बेहतर हैं, कुरान में आता है, और हम जिन्नात से भी बेहतर हैं। आप लोगों को इनसे डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। ये हमसे जो ये जो मखलूक है ना, ये इंसानों से, अशरफुल मखलूकात से इंफीरियर है, कम तर है। हम एक अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। इनसे डरने वरने की जरूरत नहीं है। और ये जो वहम हम अपने सर पे तारी कर लेते हैं ना कि जी फलां ये कर देगा या वो कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसी से फिर मसले जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो आमतौर पर फैमिलीज में होता है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। होता ही है कि जिसको लगता है कि मुझे कोई चीज नजर आ गई, ओ हाँ वो तुम्हारे मामू को भी ऐसे होता था, वो तुम्हारी फुफ्फो को भी एक दफा नजर आया था, तो ये फिर इस तरह से बीमारी बिगड़ती है। बड़ा आसान सी चीज है। आप देखें कोई शख्स अगर छत पे खड़ा हो जाता है, ये सारे लोग कर सकते हैं। दूर आप देखें जहां पे हद्दे निगाह है, आपको आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, उफ़, ठीक है। ट्रेन की पटरी पे खड़े हो जाए, दूर से हद्दे निगाह देखें, दोनों पटरियां मिलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन ना कभी आसमान और जमीन मिलते हैं, ना पटरियां मिलती हैं। इसको हम कहते हैं इल्यूजन। अब जो लोग कहते हैं कि मैंने फलां जगह पे देखा था, जो देखें जी आप आजमा लें, इल्यूजन आपको हो जाते हैं, आज छत पे जाके देख लीजिएगा, तो वो आपका वहम था, नजर का धोखा था। ये चीजें होती हैं, कुरान में बराक है, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। और एक बात मैं आपको बताऊं, फिर वही बात आ जाती है कि ये जो लोग पहले से बीमार हैं या जिनको कोई मसले हैं, कोई टेंशन है, ये उन्हीं पे इफेक्टिव क्यों होते हैं? अच्छा। आपने कभी जिन देखा है? मैंने तो नहीं कभी देखा। कभी ये ऐसा हुआ कि लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो टेक्निकल एरर तो आ गया, वो किसी जिन ने टपक पड़ा और जी लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखें कि जो बड़े बड़े जिंदगी के मामलात हैं, डॉक्टर साहब इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इसमें इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो उमूमी तौर पर जिन लोगों ने, मैंने जैसे पहले कहा ना, जिनका फाइनेंस वाबस्ता और आपकी कमजोरियों से खेलना जिनका मुआश बन जाया करता है, वो लोग इस तरह के दावे किया करते हैं कि जी हम जिन्नात से खाना मंगवा रहे हैं और जिन्नात से ये चीज़ ले रहे हैं और आपके फलां मसाइल इतने दिन में महबूब कदमों में और इतने दिन में कदम जो है वो महबूब के सर पे। और ये जो मामलात हुआ करते हैं, ये क्योंकि हमारी ख्वाहिशों के साथ और हमारी जो ख्वाब जो हुआ करते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन का एक जरिया होता है। और ये एक आसान काम है, दावा करना तो बहुत आसान बात है ना, लेकिन जहाँ ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल वहीं पर कहीं कहीं
वाकयातन जो है वो जिन्नात के असरात भी आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा। और वो एक किस ड्राइविंग हद फोर्स तक हो के तौर सकते पर, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 1000 में से मेरा जो मुशाहिदा पिछले 22-23 बरस का है, 1000 में से शायद 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इस तरह का मामला हुआ करता ठीक है। है। वो जो हमें वो अलामात, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत माहिर जो रूहानी तबीब है वही ये फैसला कर सकता है कि ये खालिसतन और पूरी दयानतदारी के हाँ, साथ कि वो ये फैसला रूहानी करे, तो मामला तब है हमें- या फिर हाँ, नफ्सियाती मामला ये है। क्योंकि इसके लिए बड़ी दयानत दरकार है ठीक है। एक आदमी के पास क्या कि कहना वो- चाह रहे हैं डॉक्टर अली? वन लाइनर मैं आपको बता दूं, जितने भी ये जो आमल बैठे हैं, डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, इनका टेस्ट करा लें, ये सारे के सारे ज़हनी व नफ्सियाती मरीज हैं। बिल्कुल, ये आप इनका टेस्ट करवा लें, सारे नफ्सियाती मरीज हैं। अगर इनमें से कोई एक आधा हो जो बच गया हो, ज़हनी व नफ्सियाती मरीज ना हो, लेकिन अदरवाइज ये सारे ज़हनी व नफ्सियाती मरीज हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी इनको अलामात हैं, इनके जो हुलिये हैं, इनकी जो सोच है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, ये बिल्कुल ठीक। ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की अलामात है। और ऐसे बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट भी होते हैं। एडमिट भी होते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास था जो पीर साहब ने हमें बताया कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनमें मतलब हो जाते हैं या असरात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नफ्सियात का भी मामला हो सकता है, उसमें रूहानी मामला भी हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं जिसमें आपको डॉक्टर से भी रुजू करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पीर के पास जाएं, आमिल के पास जाएं तभी ये मामला हल होगा। तो डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने बात की है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, लेकिन हमने इसको कुछ ना कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि आपकी जो मिथ्स हैं एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो सके हमारी सोसाइटी के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।